नमस्कार दोस्तों, आपके इस आर जनरल अफेयर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा जो प्रयास आप सबों के प्रति हो रहा है, इसके प्रति आप लोगों की तरफ से जो प्यार मुझे मिल रहा है, ये मुझे इस बात के लिए हमेशा प्रेरित कर रहा है कि मैं इस क्लास पर और मेहनत करूं और अलग अलग तरीके से टॉपिक्स को समझाने के लिए अपने आप को तैयार करूं। तो इन सभी के लिए आपको मेरी तरफ से धन्यवाद है। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल की जो शुरुआत में मैंने वीडियो जो अपलोड की थी, उसमें मैंने हमेशा इस बात को मेंशन करने की कोशिश की थी कि हम इस क्लासेस में कोशिश करेंगे कि हम फिजिक्स के भी बहुत डिफरेंट टॉपिक्स, हिस्ट्री के भी डिफरेंट टॉपिक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और भी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, करंट अफेयर्स, इन सब से रिलेटेड वीडियोस जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि अपलोड करता रहूं। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल का नाम ही है जनरल अफेयर्स लिखा हुआ है। इसमें हम लोग एक ओवरऑल सब्जेक्ट जितने भी होते हैं उसकी एक बेसिक समझ पर काम करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मेरा प्रयास आप देख ही रहे हैं और आप लोगों के प्रति जो मुझे प्यार मिल रहा है वो भी इस प्रयास का ही हिस्सा है और इसके लिए फिर से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं पॉलिटी से थोड़ा हट के एक डिफरेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्रेविटेशन, ये फिजिक्स का एक पार्ट है, हम इस ग्रेविटेशन के टॉपिक को आज कवर करने की कोशिश करेंगे। और हालांकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लेसन है, ग्रेविटेशन फिजिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के आज कुछ बेसिक फंडामेंटल फीचर्स हैं, उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक को थोड़ा साइंटिफिक माइंड से सोचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक की डिमांड ही है कि थोड़ा सा टेम्परामेंट आपका जो है बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, तो ही जो है इस टॉपिक को अच्छे से समझा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, सो ट्राई हम लोग करते हैं इसे अच्छे से कवर करने की। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशंस। इस बात से विज्ञान के स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से परिचित है कि ग्रेविटेशन, जिसे हिंदी में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ये एक्चुअल में है क्या। मैं इसके पहले बैकग्राउंड को बांधता हूं। हर बार की तरह इस बार भी मैं पहले बैकग्राउंड बांध के एक पिक्चर आपके सामने दूंगा, जिससे आपको इस टॉपिक के अदर लिंक को कनेक्ट करने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, ग्रेविटेशंस के बारे में जितनी बातें विज्ञान के स्टूडेंट को पता है, जो कि मेन फोकस इस टॉपिक का जो आता है वो आता है क्या कि हमारे नेचर में बहुत सारे फोर्सेस में ये भी एक फोर्स है। मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि इस प्रकृति में, इस नेचर में कितने तरह के फोर्स जो हैं वो हैं, वो देखते हैं। सबसे पहला फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स है। दूसरा फोर्स है वीक फोर्स है। तीसरा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। एंड द फोर्थ लास्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये चारों फोर्स को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग कहते हैं सुपर नेचुरल फोर्सेस। फ्रेंड्स, हमारे नेचर में ये चार फोर्स एग्जिस्ट करते हैं: स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इन सभी फोर्सेस के बारे में मैं कभी किसी और टॉपिक से रिलेट करके बता दूंगा। मैं एक जनरल वे में बता देता हूं कि बेसिकली स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड वीक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये एटम से रिलेट करते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसी बॉडी को अट्रैक्ट करते हैं। मैं इसे और सिंपल वे में बताना चाह रहा हूं कि हमारे नेचर में ये जो चारों फोर्स एक साथ
किसी ऑब्जेक्ट पर एग्जिस्ट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को पूरा आकार देते हैं। जैसे मैं इस वक्त हूं आप लोगों के सामने खड़ा, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स भी मुझ पर लग रहा है, वीक फोर्स भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी। ये चारों फोर्सेस एक साथ किसी ऑब्जेक्ट पर लगते हैं और उस ऑब्जेक्ट को प्योर जो स्ट्रक्चर है उसका प्रदान करते हैं, देते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि पूरी दुनिया में जितने भी थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं जो फिजिक्स की थ्योरी पर रिसर्च करते हैं, यूनिवर्स के जो राज हैं, ऐसा नहीं है कि जो भी थ्योरी से यूनिवर्स की जो बातें पता चलती हैं वो पता चलने के बाद यूनिवर्स में एग्जिस्ट हो रही है। जैसे कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन का लॉ दिया, तो ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने जब ग्रेविटेशन का लॉ दिया उसी समय पृथ्वी जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दी। ऐसा नहीं है, वो चीजें पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। न्यूटन ने उस राज से पर्दा हटाया जिस राज के बारे में हमें पता नहीं था। उसी तरीके से थियोरेटिकल फिजिसिस्ट लोग जो होते हैं वो फिजिक्स की थ्योरी को स्टडी करके हमारे इस यूनिवर्स में फिजिक्स के लॉ किस तरीके से काम करते हैं, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है, बहुत ही अनसुलझे जितने भी रहस्य हैं उस पर से पर्दा हटाने का काम करते हैं और नई नई थ्योरी लाते हैं। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि इन चारों फोर्सेस को एक मैथमेटिकल फॉर्म में अभी तक लाया नहीं जा सका है। इस मैथमेटिकल फॉर्म का जो नाम होगा वो है यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। ये अभी तक नहीं हो पाया कि इन चारों फोर्स को एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन चारों फोर्स को बता सके, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट पे ये चारों फोर्स एक साथ लगते हैं। तो हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस नहीं है जो इन चारों फोर्स को एक गणितीय सूत्र में बांधे, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में बाइंड कर दे, बांध दे। ऐसा नहीं है। हम इन सभी फोर्सेस को सेपरेटली जान रहे हैं और भी इन सभी फोर्सेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसके बहुत पहलू और उजागर हो रहे हैं यूनिवर्स में और पता चल रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है जो ये चारों फोर्सेस को एक साथ बता सके। इन चारों फोर्स के कंबाइंड फॉर्म जब भी निकल जाए उस वक्त समझिएगा कि हमारे यूनिवर्स में क्रांति हो जाएगी, पूरे ब्रह्मांड में समझिए एक रेवोल्यूशन हो जाएगा, जिसके जो प्रणेता बनेंगे, पॉइनियर बनेंगे, वो हो सकता है कि मानव सभ्यता बने और यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस का एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्म पता चले। समझिए बहुत बड़ा रेवोल्यूशंस होगा विज्ञान में जो इन चारों फोर्सेस को एक साथ एक मैथमेटिकल फॉर्म में दे दे। ये दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। तो फ्रेंड्स, इन चारों में से हम ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसके कुछ पहलू को आज जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को एक ग्रेविटेशन के बारे में एक थोड़ी सी समझ मिले। तो हम अब आते हैं ग्रेविटेशन के बारे में जो जानना है उस पर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सपोज कीजिए ये हमारी धरती है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिए उसका मास m है। ये दोनों एक दूसरे को एक फोर्स से अपनी ओर खींचती है। मैं अभी इसके मैथमेटिकल रूप में नहीं जा रहा हूं, मैं बस बताना चाह रहा हूं कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं एक दूसरे को एक फोर्स से अपनी ओर खींचते हैं। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं बट डायरेक्शंस में अपोजिट होते हैं। मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। अगर ये 40 न्यूटन से
इसे खींच रहा है तो ये भी इसे जो है 40 न्यूटन से ही खींचेगा। इन दोनों के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये दोनों इक्वल होता है, और इक्वल होने के साथ साथ डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। ये इसे खींच रहा है, ये इसे खींच रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एक नेचर होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि ये प्लस चार्ज है Q, मान लिया जाए, इसे इलेक्ट्रॉन कह दीजिए जिसपे माइनस चार्ज होता है, और अगर ये प्रोटॉन है, प्लस चार्ज है, और ये भी एक चार्ज है माइनस, इसे इलेक्ट्रॉन कह दीजिए। इसके बीच में अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर दोनों सेम चार्जेस रहे, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन रहे, तो इन दोनों के बीच जो होगा रिपल्सन होगा। यानी इस कंडीशन में होगा अट्रैक्शन और इस कंडीशन में होगा रिपल्सन। अब आप देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो इन दोनों के बीच लग रहा है, यानी यूनिवर्स के दो ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे को अपनी ओर एक समान फोर्स से खींचते हैं, ये हमेशा अपने नेचर में जो है ना अट्रैक्टिव ही होगा, अट्रैक्टिव नेचर के होंगे, हमेशा खींचेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये अट्रैक्शन भी पैदा करता है और रिपल्सन भी पैदा करता है। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यू मस्ट हैव द प्रॉपर आंसर लाइक दिस कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव होगा नेचर में, हमेशा अपनी ओर खींचता है किसी को, रिपल्सन नहीं होता है ग्रेविटेशन में। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होते हैं। मैंने ये बातें क्यों की वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सब जानते हैं यही बात कि न्यूटन ने 1687 में ग्रेविटेशन को लेकर एक लॉ दिया। हमारे रिलीजन में, हिंदू रिलीजन में, ये ऐसी मान्यताएं हैं और बहुत हद तक ये मान्यताएं सही भी हैं कि न्यूटन से कई सदी पहले बहुत ऐसे हमारे भारत में गणितज्ञ हुए, खगोल शास्त्री हुए, एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट हुए। उन्होंने न्यूटन से कई साल पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता दिया था। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ग्रेविटेशन की खोज भारत ने कर दी। ये बातें सही है कि ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने बताया है तो वो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने बताया जो प्राचीन समय के थे, जिनमें सबसे पहले 6th सेंचुरी, 6ठी शताब्दी में एक खगोल शास्त्री थे, उनका नाम था वराहमिहिर। ये गणितज्ञ भी थे, खगोल शास्त्री भी थे हमारे भारत में। इन्होंने अपनी एक किताब बृहद संहिता, इसमें इन्होंने बताया कि धरती अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को और बाकी ऑब्जेक्ट धरती को एक आकर्षण बल से खींचती है, एक आकर्षण बल लगाती है। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली गुरुत्वाकर्षण के बारे में नहीं बोला, उन्होंने बस इतना कहा कि हमारी धरती और पूरे ब्रह्मांड के जितने भी पिंड हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उनमें एक दूसरे को खींचने की शक्ति है। ऐसा उन्होंने सबसे पहले बताया 6th सेंचुरी में वराहमिहिर ने अपनी पुस्तक बृहद संहिता में।
इसके बाद ट्वेल्थ सेंचुरी में एक और गणितज्ञ हुए, उनका नाम हुआ भास्कराचार्य। इन्होंने अपनी बुक सिद्धांत शिरोमणि, इसमें भी यही बातें इन्होंने कही कि धरती अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को एक अट्रैक्शन फोर्स से खींचती है अपनी तरफ। इन्होंने वराहमिहिर के कुछ सिद्धांतों को पढ़ा, समझा और अपनी किताब सिद्धांत शिरोमणि में एक अट्रैक्शन फोर्स के बारे में बताया। इसका मतलब ये कभी आप मत समझिएगा कि गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है वो इन लोगों ने की। इन लोगों ने एक ताकत के बारे में बताया जो हमारे धरती में और धरती के आसपास के जो भी ऑब्जेक्ट हैं उसमें है। देखिए, न्यूटन की महानता इसमें नहीं है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी, नहीं, ये न्यूटन की महानता इसमें नहीं है। न्यूटन ने, सब लोगों ने जाना कि न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, सेब गिरा और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। न्यूटन की महानता इसमें नहीं है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। न्यूटन से कई सदी पहले बहुत सारे लोगों ने, गैलीलियो ने भी इसके बारे में सोचा था। अरस्तु ने यह कहा था कि धरती का केंद्र बहुत भारी है, सेंटर ऑफ द अर्थ जो है ना वो बहुत हेवी है, इसी वजह से ऑब्जेक्ट उसकी तरफ गिरते हैं। और बहुत हद तक क्लियर हमारे भारतीय गणितज्ञों ने कहा। न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण की खोज की उससे कई सदी पहले भारतीय गणितज्ञों ने इस शक्ति के बारे में बता दिया था। न्यूटन की महानता इसमें है कि उसने ये बातें मैथमेटिकल फॉर्म में बताई कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडीज, F एंटी प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस जो है। तो न्यूटन की महानता इसमें है कि उसने उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए एग्जैक्ट फॉर्मूला दिया। न्यूटन की महानता इसमें है। न्यूटन की महानता इसमें नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज उसने कर दी, ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया, इसमें न्यूटन की ग्रेटनेस नहीं है। न्यूटन की ग्रेटनेस इसमें है, जो कि एकदम एक्सेप्टेबल है, कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन को कैलकुलेट करने के लिए एग्जैक्ट फॉर्मूला दिया, जिसके वजह से आज हम अलग अलग ग्रहों पे जा सकते हैं। मार्स पे सैटेलाइट भेजा गया है, मून पे सैटेलाइट भेजा गया है, आदित्य L1 जो सन को स्टडी करने के लिए सैटेलाइट भेजा गया है, इसी तरीके से बहुत सारे सैटेलाइट भेजे गए हैं। तो न्यूटन के कैलकुलेशंस के वजह से ये चीजें हुई हैं। तो न्यूटन की महानता इस बारे में है कि उसने उस फॉर्मूला को निकाला। हमारे भारतीय जो गणितज्ञ हैं उन्होंने उस फॉर्मूला को नहीं दिया है, उन्होंने बस इस शक्ति से परिचय कराया दुनिया को। हाँ, ये बातें बिल्कुल श्योर है कि जिस समय 12th सेंचुरी में भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि में ये बातें कह रहे थे, 6th सेंचुरी में वराहमिहिर बृहद संहिता में ये बातें कह रहे हैं कि अर्थ के आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्शन फोर्स के कारण अर्थ की तरफ खींचती है। ये उस समय की सिविलाइजेशंस अलग अलग दुनिया में जहां भी चल रहे हैं उन सब से हमारा देश बहुत आगे था। ये बातें, इस बात में महानता है कि हमारा, जब दुनिया में अलग तरह की बातें, पाखंड, ये सब चीजें चल रही थी, उस वक्त हमारा भारत इस तरह की ज्ञान की बातें कर रहा था। तो हमारे इन जो शास्त्र के ज्ञाता सब हैं, इनकी महानता इसमें है कि इन्होंने अपने समकालीन में जितनी भी दुनिया में अलग अलग देशों में जो भी सभ्यताएं चल रही थी, वहां के लोगों की सोच से इन लोगों की, हमारे भारत की सोच बहुत आगे थी।
लेकिन अगर क्रेडिट देना है तो न्यूटन को इन सबों से ज्यादा दीजिए कि न्यूटन ने उस फोर्स के कैलकुलेशंस के लिए फॉर्मूला निकाल लिया, जिससे हम एग्जैक्ट मैथमेटिकल रूप में पता कर सकते हैं कि हमें कितने फोर्स लगाने से हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से हम बाहर जा सकेंगे, और न जाने कई ऐसी बातें। तो फ्रेंड्स, हमने बैकग्राउंड तो गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटेशन का हमने बांध दिया। जितनी बातें मुझे थोड़ी समझानी थी वो मैंने समझाई। अब हम न्यूटन पे फोकस करते हैं। देखिए, 1687 में न्यूटन ने ग्रेविटेशन को लेकर दो लॉ दिए। फर्स्ट लॉ जो न्यूटन का था, पहला लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको कह सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें कहा कि मान लिया जाए ये एक ऑब्जेक्ट है मास m1, ये एक ऑब्जेक्ट है मास m2। मान लिया जाए कि इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास एक जगह सेंट्रलाइज है। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग बेसिकली कहेंगे सेंटर ऑफ मास। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है कि हम मान लेते हैं कि सारा मास एक पॉइंट में कॉन्सोलिडेट है, इसका भी सेंटर ऑफ मास। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यह बताया कि इन दोनों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो सपोज, तो लैंग्वेजेस बनेगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी F प्रोपोर्शनल, मान लिया जाए ये दोनों इक्वल ही है तो हम इसे F1 बराबर F2 इज इक्वल टू F कह देते हैं। याद रहे, इन दोनों के बीच एक माइनस साइन एग्जिस्ट करेगा। वो माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शंस में है। ये इसे खींच रहा है, ये इसे खींच रहा है। तो F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। एंड सेकेंड लॉ क्या कहा, सेकेंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये हुआ कि फोर्स एंटी प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। F एंटी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये दोनों लॉ हुए। पहला लॉ कहता है कि दोनों के बीच जो फोर्स लगेंगे उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा लॉ कहता है कि दोनों के बीच जो फोर्स लग रहे हैं इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल होगा। एंटी प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे फोर्स कम होते जाएगा। और प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जितना बड़ा होगा ये फोर्स उतना बड़ा होते जाएगा। तो अब इसको हम कंबाइन करते हैं, दोनों लॉ को एक साथ कंबाइन करते हैं। दोनों को कंबाइन करने में हमें ये मिलता है m1 m2 बाय r स्क्वायर। जब इस प्रोपोर्शन को जब तोड़ेंगे तो एक कांस्टेंट हमें देना होगा, उस कांस्टेंट को g कहते हैं, g m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मूला हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। अब इस g के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। हमने लिखा है कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। फ्रेंड्स, इस g का जो वैल्यू होगा ना, इस g को कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ
ग्रेविटेशन, हिंदी में कहेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, इसका वैल्यू होता है 6.6743 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इस जी का वैल्यू, इसे हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था। हेनरी कैवेंडिश एक मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे, इन्होंने ये वैल्यू निकाला। हम इसके बारे में पहले पढ़ते हैं, थोड़ा जानते हैं ये आखिर जी है क्या। देखिए, ये जी ये बताता है कि फोर्स किस अमाउंट में दोनों के बीच लगेगा। मैं फिर से इसे और क्लियर कह रहा हूं कि ये जो कैपिटल जी है ना, ये दो ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसका कैलकुलेशंस तो हम ऐप से कर ही लेंगे। जी का वैल्यू पुट करेंगे, मास का वैल्यू पुट करेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस पुट करके वी विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट। बट ये जी हमें ये बताएगा कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है और मासेस चेंज कर दिया जाए, और अब अभी जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स कितने अनुपात में बदल जाएगा, यहां से यहां तक में कैसे बदलेगा। कैपिटल जी का मान पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं बदलता है। कैपिटल जी का वैल्यू जो है हर जगह कांस्टेंट रहता है। ये कैपिटल जी का वैल्यू, कैपिटल जी का वैल्यू जो है किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ये हर जगह सेम वैल्यू है 6.6743 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक बात जानिए कि ये जो हेनरी कैवेंडिश ने कैपिटल जी का जो वैल्यू लाया, ये भी बताएगा कि ब्लैक होल में जो ग्रेविटेशंस होती हैं वो कैसे काम कर रही है, कितनी गुना बढ़ गई है। एक स्टार के अंदर जो ग्रेविटी काम करती है वो कैसे बढ़ रही है, किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, ग्रेविटी किस अनुपात में बढ़ रही है वहां पर। ये जी इन सब बातों के बारे में एक प्रॉपर जानकारी देता है। ये कोई मामूली कांस्टेंट नहीं है। इस कांस्टेंट से हमें पता चलता है, ग्रेविटी का स्वरूप पता चलता है, ग्रेविटी किस तरीके से एक्ट कर रही है वो पता चलता है। हमारी मिल्की वे जो गैलेक्सीज है जिसमें 10 टू द पावर 11 स्टार हैं, उस मिल्की वे के सेंटर में सेजिटेरियस ए ब्लैक होल है, जो पूरे मिल्की वे के सभी स्टार्स को अट्रैक्ट करके रखा हुआ, बांध के रखा हुआ है। वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी वो डिसाइड इससे हो जाती है। एक स्टार के अंदर ग्रेविटी किस तरीके से अपने वैल्यू को चेंज कर रही है, उसकी ग्रेविटी कब बढ़ रही है कब घट रही है, इस जी से हमें पता चलता है। ये कोई मामूली कांस्टेंट नहीं है। इस पर अभी भी रिसर्च चल रहे हैं, कई जगह पर इसकी वैल्यूज जो है ना थोड़ी बहुत कुछ वेरी की है, लेकिन बेसिकली अभी तक हम इसे कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। आगे का पता नहीं, क्योंकि फिजिक्स ये बातें हैं कि जो चीजें अभी तक सिद्ध हुई हैं जरूरी नहीं है कि आगे वो चीजें सही रहें। ये तब तक सही रहेगी जब तक कोई इसे गलत ना करे और प्योर एग्जैक्ट मैथमेटिकल रूप में प्रैक्टिकल करके दिखाकर इसे साबित ना कर दे, तब तक ये थ्योरी अभी तक सही है। तो अभी तक हम ये मान के चलते हैं कि 6.6743 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। देखिए फ्रेंड्स, इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो f इंटू आर स्क्वायर और इधर हो जाएगा g m1 m2। अब इस m1 m2 को इसकी बाई में कर देते हैं, इधर मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस में तो इधर डिवीजन में आ गया g।
अब यहां पर सारे यूनिट्स की वैल्यू दीजिए। फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर, केजी इंटू केजी जी, और हमें मिला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जी का ऐसा यूनिट हुआ जो हम लोगों ने अभी लिखा, इसीलिए मैंने फर्दर बता दिया कि जी का ऐसा यूनिट ऐसा क्यों आया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसका ऐसा यूनिट है। फ्रेंड्स, इसमें हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ। एक्सेलरेशन पैदा होने का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। प्रति सेकंड कितना वेलोसिटी चेंज करेगा, और ये हुआ किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो इसी को जानेंगे। ये अर्थ है। मान लिया जाए कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है एम, अर्थ की तुलना में ये बहुत छोटा है, इसीलिए इसकी जो डिस्टेंस है, रेडियस, इसे हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत छोटा है। ये है अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, यानी कि 6400 गुना 10 टू द पावर 3 मीटर, यानी कि 5 इतना मीटर। 6400 किलोमीटर जो है वो हमारा अर्थ का रेडियस है। किलोमीटर को हम लोगों ने मीटर में चेंज किया, 3 और 2 5, यानी कि 6 4 इंटू 10 टू द पावर 5, और इसे देना है तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, ये भी कह सकते हैं। अब हम इसे पढ़ना चाहते हैं, इसे देखना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन कैसे निकलता है जो ग्रेविटी के कारण पैदा हो। ये पेन का जो कैप है ये अभी रेस्ट में है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 है। जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे ये नीचे गिरा, इसकी जो वेलोसिटी में जो चेंजिंग आया वो अर्थ की ग्रेविटी के कारण आया, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसे मतलब वेलोसिटी दी, इसकी वेलोसिटी चेंज की। वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जी, ये कैपिटल एम है, मास ऑफ द अर्थ mm, यानी जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। इस डिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत छोटा डिस्टेंस है, आर स्क्वायर। एफ एक फोर्स है। इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में अचानक से जो चेंजिंग आया, ये चेंजिंग आया ग्रेविटी के मदद से, ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से। तो यहां पर मास इंटू एक्सेलरेशन, F बराबर ma होता है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो मास हमने दिया इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे ड्रॉप किया है, और इनटू एक्सेलरेशन, यही वो एक्सेलरेशन है जो इस ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर गिराया। इसे जी से डिनोट कर रहे हैं, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। मास के लिए स्मॉल है कि m है, इसे कैंसिल कर दीजिए, यानी कि सिर्फ g बचा, g इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। इस g को कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। फ्रेंड्स, इसमें एक बात गौर करने वाली है। देखिए, हमने जो वैल्यू निकाली जी एम बाय आर स्क्वायर, आप ये एक चीज देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है m, इस m का कोई प्रेजेंस यहां पर नहीं है। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होती है
वो उस पर जो ऑब्जेक्ट है, मास, ऑब्जेक्ट का जो मास है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। इस ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है और इस ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, ये दोनों इक्वल है। इसका मास कुछ और है, इसका मास कुछ और है। इससे इन दोनों के मासेस में जो डिफरेंस है, इसका मास ज्यादा होगा, इसका मास कम होगा। लेकिन जो अर्थ इन दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लगेगी अर्थ की ग्रेविटेशनल पावर की वजह से, इन दोनों पे जो स्मॉल जी अप्लाई होगा, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो अप्लाई होगा, ये दोनों सेम होगा। इसके मास और इसके मास से स्मॉल जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसे और इसे सेम हाइट से अगर छोड़ेंगे, ये दोनों सेम समय में नीचे की ओर गिरेगी। गैलीलियो ने ये बातें बताई थी। यानी ऑब्जेक्ट के मास से कोई इफेक्ट नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है स्मॉल जी पर। चाहे आप एक तरफ 1 kg का ऑब्जेक्ट नीचे गिराएं या 5 kg का ऑब्जेक्ट नहीं, दोनों की अगर हाइट सेम है, ये दोनों सेम टाइम पे यहां गिरेगी, क्योंकि इन दोनों की जो वेलोसिटी में जो चेंजिंग आएगी ना, वो बिल्कुल सेम होगी। 1 सेकेंड बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अगले 1 सेकेंड में जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 19.6 हो जाएगी, क्योंकि मैंने कहा ही है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है, इसका मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज की, 2 सेकेंड में 19.6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज की। इसी तरीके से तो 1 kg वाले ऑब्जेक्ट के लिए भी 2 सेकेंड में उसकी रफ्तार होगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। 5 kg वाले के लिए भी 2 सेकेंड में उसकी रफ्तार होगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। दोनों की जो वेलोसिटी होगी ना, हर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड की चेंजिंग आएगी। याद रहे, जब इनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहे, ऐसा नहीं कि ये गिर रही है, ये इसे रेस्ट छोड़ेंगे और इसे तेजी से फेंक देंगे, नहीं, दोनों को इनिशियली छोड़ेंगे तो दोनों सेम टाइम पर अर्थ के सरफेस से टकराएगी। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे जो ऑब्जेक्ट है उसके मास का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फ्री है मास से, ऑब्जेक्ट के मास से। यह बात आप लोग जान के रखिए। किसी भी ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से कहीं से भी गिराएं, वो सेम टाइम पे धरती पे टकराएगी। फ्रेंड्स, इसका जो वैल्यू होता है ना, ये अर्थ है, इसे पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये इक्वेटर है। इक्वेटर, ये अर्थ का रेडियस है, ये इक्वेटर है। जनरली अर्थ के सरफेस पे जो g का वैल्यू होता है वो 9.80665 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसे हम लोग लगभग 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं। यूज करने के लिए हम लोग सीधा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं। न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस में बहुत जगह पे g इज इक्वल टू सीधा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह देता है, पर एग्जैक्ट वैल्यू जो है स्मॉल g का 9.80665 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इसे ही 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ज्यादातर ये यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, इसके पोल पर जो ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो मैं बताने जा रहा हूं। ग्रेविटी की वैल्यू नॉर्थ पोल पर 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और साउथ पोल पर 9.834 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये मैं एक्स्ट्रा वो बातें दे रहा हूं ताकि आप एक समझ रहे आपको कि साउथ पोल पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है और नॉर्थ पोल पर थोड़ी सी कम है। लेकिन अगर देखा जाए तो
कुल मिला के पोल पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू पोल पर होता है, और सबसे कम जो वैल्यू होगा वो इक्वेटर पे होगा। इक्वेटर, इस इक्वेटर के किसी भी पॉइंट पे आप है तो इक्वेटर पे 9.780 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इक्वेटर पे होता है। तो फ्रेंड्स, अब जो वैल्यूज हैं उसे आप याद रखिएगा कि हमारे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है वो पोल पे होती है, और पोल पे भी अगर सेपरेटली अगर दोनों को बताना रहे तो 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो नॉर्थ पोल पे है, 9.834 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर साउथ पोल पे है, और इक्वेटर पर 9.780 है। जो मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमारे अर्थ के इक्वेटर पे होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देता हूं कि जो मून की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के 1/6 है, और मार्स की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो अर्थ के 1/3 है। याद रखिएगा, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा अगर मैक्सिमम वैल्यू अगर जी का किसी के पास है तो वो है जुपिटर, 24.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर कोई पूछ दे कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां है, अभी तक इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन कई फिजिसिस्ट ये दावा करते हैं कि जो ब्लैक होल है सेजिटेरियस ए ब्लैक होल, जो हमारी मिल्की वे के सेंटर में है, सेजिटेरियस ए, ये एक ब्लैक होल है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना हाई है कि लाइट भी एस्केप नहीं हो पाती है, वहां से लाइट भी नहीं निकल पाती है। सेजिटेरियस ए। माना जाता है कि ब्लैक होल की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पर जो है वो कई ट्रिलियन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कई ट्रिलियन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एग्जैक्ट कैलकुलेशंस अभी तक पता नहीं चल पाया है हम लोगों को, लेकिन फिजिसिस्ट दावा करते हैं कि कई ट्रिलियन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहां जो वैल्यू कई ट्रिलियन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वहां का वैल्यू। फिलहाल आप इन सब बातों को जान के रखिएगा कि मून पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के 1/6 है, और मार्स पे अर्थ के 1/3 है। और सबसे मैक्सिमम अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी प्लेनेट के पास है तो जुपिटर के पास है 24.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बेसिक बातों को अभी जाना है। फ्रेंड्स, मैं ग्रेविटेशन की जो टॉपिक्स हैं उसे छोटे छोटे वीडियो में कन्वर्ट करूंगा। जैसे आज हम लोगों ने जाना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके दोनों लॉ हम लोगों ने जाने। उसके बाद हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बेसिक रूप में जाना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि हाइट के साथ जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, जी का मान, स्मॉल जी का मान जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान जो है वो घटता जाता है, और जैसे जैसे अर्थ की गहराई में जाते हैं, अर्थ के सेंटर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे भी जी का मान घटता है। अर्थ के सेंटर में जाके स्मॉल जी का मान 0 हो जाता है। इन दोनों के फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे, फिर ये भी बताएंगे कि अर्थ अपने रोटेशन पे, अर्थ अपने एक्सिस पे जो घूमती है उसके घूमने से इस जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसे भी जानेंगे। यानी कि हम नेक्स्ट टॉपिक में ये बात करेंगे कि जो एक्सेलरेशंस है वो वेरी कैसे करता है हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, अर्थ के रोटेशन के साथ, और इसी में हम जानेंगे कि आखिर पोल पर ही क्यों सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू मिलता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, और इक्वेटर पे सबसे कम।
हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेंटर में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है जीरो क्यों हो जाती है, वो मैथमेटिकल फॉर्म में हम जानेंगे। तब तक के लिए आप इन बातों को जान के रखिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो जो मैंने समझ आपको दी है, जो ग्रेविटेशन के बारे में मैंने बताया है, उसे आप एक नॉर्मल वे में समझ के रखिए, जो आप लोगों के एग्जाम में काम आएगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में जो हमने बताया, वो भी आप उसे पढ़िएगा। मैं अगले वीडियो में इसके फर्दर और पार्ट को क्लियर करूंगा। ग्रेविटेशन थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसी से हमें ये बातें पता चलेगी कि सैटेलाइट की ऑर्बिट स्पीड कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर बाहर जाना है, वो भी मैं बात करूंगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। बाहर जाना है तो कितनी स्पीड चाहिए होगी, कितनी वेलोसिटी चाहिए होगी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग कुछ हद तक ये डिस्कस करेंगे कि आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशन के बारे में क्या बताया था। मैं इस पर थोड़ी चर्चा अभी कर देता हूं। देखिए, न्यूटन ने ग्रेविटेशन के फॉर्मूला का इजाद किया, लेकिन न्यूटन ने 1687 में ये काम तो कर दिया, बहुत रेवोल्यूशनरी वर्क था। लेकिन न्यूटन हैड नो आइडिया अबाउट द वर्किंग प्रोसेस ऑफ द ग्रेविटेशन। न्यूटन को ये नहीं पता था कि ग्रेविटेशन काम कैसे करती है, उसे इस बारे में जानकारी नहीं थी। वो ये कैलकुलेट, ये इसका समाधान ये पता नहीं लगा पाया था कि ग्रेविटी काम कैसे करती है। इस बात को लगभग 250 साल के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बातें बताई कि ग्रेविटी एक्चुअली में वर्क कैसे करती है, कैसे काम करती है ग्रेविटी। उन्होंने यूनिवर्स के एक स्ट्रक्चर को बताया, और उस स्ट्रक्चर में किसी ऑब्जेक्ट की वजह से उस स्ट्रक्चर में क्या चेंजिंग आती है, ग्रेविटी कैसे काम करती है, इसके बारे में आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया। सब ये बात जान के रखिए कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन के फॉर्मूला को तो बता दिया, लेकिन ग्रेविटी एक्चुअली में, हाउ ग्रेविटी एक्चुअली वर्क्स, ग्रेविटी कैसे काम करती है, इसके बारे में न्यूटन को पता नहीं था। इसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बातें बताई कि ग्रेविटी एक्चुअली में काम कैसे करती है। उन्होंने यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को बताया कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रेविटी कैसे उस स्ट्रक्चर के साथ खेलती है, इस बारे में बताया। देखिए, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे भी इंटरेस्ट का ये चैप्टर है। हालांकि पूरा फिजिक्स ही मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, मैं अदर सब्जेक्ट को तो पढ़ाता हूँ, चलिए अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये पसंदीदा सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस पसंदीदा सब्जेक्ट के साथ ईमानदारी बरतूं, और आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी थ्योरी में एक बेहतरीन समझ देने का प्रयास में करूं। आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि आप जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे बताता हूँ, उसे सिस्टमेटिक ढंग से नोट कीजिएगा, उस पर स्टडी कीजिएगा। देखिए, कोई आपसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूछा और आपने 2 लॉ बता दिए, इससे आप ग्रेविटेशन नहीं जाने हैं। आपने बस वही किताब में जो लिखा हुआ है और जो बताया गया वही आपने बता दिया। ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताइए, थोड़ा समझाइए, उससे पता चलेगा कि इस बच्चे क्या क्या कनेक्शंस है फिजिक्स के साथ। किसी भी सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, हो सकता है कि आप कोशिश कीजिए कि इससे भी अच्छा आप पढ़िए। मेरा प्रयास आपको इससे भी अच्छा पढ़ने में अगर मदद करता है तो वो मेरे लिए सौभाग्य होगा। तो अभी तक ग्रेविटेशन में जो हमने बातें की, उसे आप नोट डाउन करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सीखने का प्रयास कीजिएगा। मैं जल्द ही अगला वीडियो लाऊंगा ग्रेविटेशन के फर्दर, और भी इसके जो भी आगे के टॉपिक्स हैं वो मैं क्लियर करूंगा। तब तक के लिए आप जो है इसे आप स्टडी कीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।